हेलो दोस्तों, आज हम लोग साइंस का हम लोग इसके पहले हम केमिस्ट्री का एक पूरा वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड बनाया था। उसमें मैंने कोशिश किया था कि बीपीएससी जितना भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा है उस सबको मैं डिस्कस कर दिया एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक ना। अब ये मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है ना एनसीईआरटी का ही क्लास 9th और 10th का, अब जो है ना इसमें मैं आज फिजिक्स को कवर कर रहा हूँ, ठीक ना। और मेरी कोशिश सिर्फ यही रहेगी कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उसको सही ढंग से डिस्कस कर दिया जाए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और फिर से मैं माफ़ी चाहूँगा कि इसका भी आप लोग को मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता, हाँ, लेकिन इतना बात ज़रूर है कि जो मैं एनसीईआरटी बुक जो मैं पढ़ाऊँगा, जो अंडरलाइन किया होगा, आप उसी को समझिए कि वो नोट्स था मेरा, ठीक ना। तो जो अंडरलाइन किया हुआ उसी पर आपको ध्यान रखना है और जो भी जहाँ कुछ समझाने की बात होगी मैं उसको आपको मैं हाथ से लिख के समझा दूंगा। और जहाँ जहाँ और भी कुछ एक्स्ट्रा फिजिक्स में अगर कुछ पार्ट हमको पढ़ना पड़ेगा तो मैं लुसेंट से भी आपको दिखा दूंगा कि यही आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट पार्ट करा दूं फिजिक्स में ताकि इससे बाहर क्वेश्चन बीपीएससी ना पूछे, ठीक ना। और एक चीज़ मेरा सलाह ये रहेगा, चूँकि नोट्स तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो के एक बार थोड़ा सा 1.5 के स्पीड में देख लीजिए और सेकेंड या थर्ड बार जब इसको रिवीजन कीजिए तो इसको 2 के स्पीड में देख लीजिए, क्योंकि मुश्किल से वीडियो जो है ना 1 से लेकर 1.5 घंटे तक होगा और मैं सारा जो फिजिक्स आपका क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। इतना मतलब आप समझिए फिजिक्स एक बहुत बड़ा मतलब हो जाता है। क्वेश्चन की संख्या के अनुसार से पूरा साइंस तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है, क्योंकि यहाँ 25 से 30 को क्वेश्चन कभी कभी बीपीएससी पूछ रहा है, इसलिए आपको इतना समय तो देना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा वीडियो 2 या 3 बार देख करके इसको वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा, मेरा यही सलाह रहेगा। चलिए हम आइए वीडियो शुरू करते हैं फिजिक्स का। पहले क्लास 9 का हम देखते हैं। देखिए क्लास 9th में जो है जो फिजिक्स जो है आपका, ये जो सीधे जो है ये मोशन या गति से शुरू किया है, ठीक ना। तो मैं पहले आप लोग को गति नहीं पढ़ाऊंगा। गति पढ़ाने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिट, मात्रक। फिजिक्स में मात्रक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग मात्रक को जान लेते हैं कि मात्रक क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम फिजिक्स में था आपको एक बेसिक बातें बता देता हूँ, जैसे कि इसमें एक क्या होता है, एक आपका इसमें होता है कि भौतिक राशि। क्या होता है? भौतिक राशि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में, ठीक ना। तो फिजिकल क्वांटिटी वो सारे क्वांटिटी होते हैं जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी की लंबाई कितनी है, किसी कपड़े की, तो लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं। और लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, ठीक ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। किसी का मास कितना है, किसी का द्रव्यमान कितना है, उसको हम लोग केजी में माप सकते हैं या ग्राम में माप सकते हैं। तो ये जो लेंथ है, मास है, या मान लो किसी का आयतन या वॉल्यूम क्या है, तो आयतन या वॉल्यूम को भी हम माप सकते हैं, उसको हम मीटर क्यूब में माप सकते हैं। ये सारे जो लेंथ, मास, वॉल्यूम हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी। आप बात ध्यान रखिएगा। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि को मेजर करने के लिए हमको चाहिए मात्रक या क्या? यूनिट। क्या चाहिए? मात्रक या यूनिट चाहिए। तो हम पहले आप लोग ना कुछ को थोड़ा सा ना यूनिट को हम लोग देख लेते हैं कि ये यूनिट क्या क्या होती है। तो इसमें से हम एक बोलना चाहूँगा आपको, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है ये भी 2 पार्ट में होता है। एक फिजिकल क्वांटिटी जो आपका होता है, इसमें आपका, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे पहले वाले को अदिश। क्या बोलेंगे? अदिश। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर, ठीक ना। और दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सदिश, या इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? परिणाम, या उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड, या उसको हम क्या बोलेंगे? परिमाण हो, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश या स्केलर बोलेंगे, ठीक ना। जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण के साथ साथ आपका क्या हो? डायरेक्शन भी। मैं अभी आपको बताऊंगा अभी एग्जांपल से, डायरेक्शन भी हो, मतलब इसमें क्या हो? आपकी दिशा भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे सदिश या वेक्टर,
ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मास है, द्रव्यमान है, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना मास है, मान लीजिए 2 kg है, तो मास 2 kg है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका अदिश या स्केलर राशि हो जाएगा। लेकिन इसे मान लीजिए कि आपका कि फोर्स है, बल है, ठीक ना। आपको पता है फोर्स में क्या होता है, मास भी होता है और इसमें एक्सेलरेशन या त्वरण भी होता है। देखिए मास ये मैग्नीट्यूड या परिमाण को दिखा ही रहा है, और साथ ही साथ यहाँ एक्सेलरेशन या त्वरण आने से क्या आ गया, यहाँ इसमें डायरेक्शन भी ऐड हो गया, इसलिए फोर्स या बल एक कैसी राशि हो गया, सदिश राशि हो गया। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए एनसीईआरटी में बेसिक बात इसी चैप्टर में लिखा हुआ भी है कि यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए केवल हमें अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा। जैसे मान लीजिए कि दूरी है, डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो इस 5 किलोमीटर को बताने के लिए सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता पड़ा, दिशा की आवश्यकता तो इसमें पड़ा ही नहीं। इसलिए जो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो होगा, दूरी होगा, हमेशा वो कौन सी राशि हो जाएगी आपकी, वो अदिश या स्केलर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन जब मैं बात करूँगा वेग या वेलोसिटी की, किसकी बात करूँगा, वेग या वेलोसिटी की हम बात करेंगे, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए जब आप कोई वेलोसिटी, जब कोई वेग होगा, ऑब्वियस सी बात है, वेग क्या होता है कि आपका कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तय होगा और साथ ही साथ कुछ समय भी लगेगा, इसका मतलब कुछ दिशा भी जाएगा। मतलब इसलिए यहाँ पे वेग जो है ना एक वेक्टर या सदिश राशि, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें जो है ना आपका क्या है, डायरेक्शन भी है, इसलिए वेग क्या हो गया, सदिश राशि या वेक्टर हो गया। सिंपल सी बात है। देखिए कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आपको तब तो याद ही करना पड़ेगा कौन सा अदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल लुसेंट को ही दिखा देता हूँ, आप इसको सिर्फ याद कर लीजिए, मैं वीडियो पॉज करके आपको याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है कि अदिश, सिंपल सी एग्जांपल देखिए, मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, किसी का डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, ये सब कैसी राशि है, अदिश राशि है। उसके बाद देखिए सदिश में क्या है यहाँ पे कि वेग हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो गया, फोर्स हो गया, देखिए संवेग हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल आघूर्ण हो गया, जो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हो गया, चुंबकन तीव्रता हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, विद्युत तीव्रता हो गया, विद्युत धारा डेंसिटी हो गया। ये सब जो है ना आपका क्या है, सारा जो है ना आपका वेक्टर है या सदिश है। तो क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछो, आपको मेन जो याद रखना, एक तो द्रव्यमान या मास याद रख लीजिए, डेंसिटी याद रख लीजिए, टेम्परेचर याद रख लीजिए, करंट याद रख लीजिए, समय, चाल। देखिए चाल मतलब स्पीड है ये, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। चाल, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, स्पीड में जो है ना आपका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, बट वेग में क्या होता है, डायरेक्शन निश्चित होता है, फिक्स होता है। इसलिए वेग जो है ना एक वेक्टर है या सदिश है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जो वेक्टर में आपको क्या, ये वेग याद रख लीजिएगा, फोर्स पूछ चुका है एग्जाम में कई बार, ठीक ना, एक्सेलरेशन या त्वरण पूछ चुका है। आप इतना कम से कम अच्छे से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा कौन अदिश है कौन सदिश है। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म है, आना ही आना है। अब देखिए एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है, लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष का। देखिए ये दूरी का मात्रक है, बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, दूरी का क्या है, मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश के द्वारा कितनी दूरी तय की गई एक वर्ष में, ये जो है ना 9.46 × 10⁻15 मीटर क्या होती है, बराबर होती है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक और है खगोलीय इकाई, ये भी दूरी मापने की इकाई है। एक पारसेक होता है, ये भी दूरी मापने की सबसे क्या है, बड़ी इकाई। और ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देगा कि दूरी को मापने की कौन कौन सी इकाई है, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी, तो आप इसमें ई ऑप्शन मार दीजिएगा। आप इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ और फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि डेंसिटी है, घनत्व है। ये क्या होता है, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैं पहले वीडियो में बताया था, मास अपॉन पर वॉल्यूम। देखिए ये क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा,
आप देखिए इसमें कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं की गई है। ये मास है, इसमें डायरेक्शन तो होता ही नहीं है, और वॉल्यूम में डायरेक्शन नहीं होता है, तो दोनों ये क्या अदिश राशि है, तो अदिश राशि ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ यही है कि डेंसिटी का जो होता है एसआई क्या kg/मीटर क्यूब, भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए स्पीड क्या होता है, यूनिट टाइम में कितना हम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। और ध्यान रखिएगा स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसका मीटर पर सेकंड इसका भी होता है। और वेलोसिटी में क्या होता है, इसमें फिक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए ये क्या है सदिश राशि, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर एक्सेलरेशन भी सदिश राशि है, इसका देखिए ये मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका क्या होता है एसआई मात्रक, देखिए kg/मीटर/सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो न्यूटन बोलते हैं। संवेग मास इंटू वेलोसिटी होता है, देखिए इसका क्या होता है kg इंटू, देखिए वेलोसिटी क्या होता है मास पर सेकंड, kg में इतना गुण मल्टीप्लाई कर दिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन सेकंड, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आप एक इम्पल्स, इसका फोर्स इंटू क्या होता है टाइम इंटू इंटरवल, इसको न्यूटन सेकंड बोलते हैं। प्रेशर क्या होता है फोर्स पर एरिया होता है, इसका क्या होता है न्यूटन/मीटर क्या होता है स्क्वायर होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो है कार या वर्क जो एनर्जी जो है, देखो अब आगे हम पढ़ाएंगे, और जो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या होता है जूल होता है, या इसको देखिए फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर होता है, दोनों को गुना करके क्या आता है जूल आता है। और पावर क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो जूल/एस, ये क्या कहलाता है वॉट कहलाता है। आप इतना जो कुछ को नहीं याद रखिएगा, यहीं से आपको ऐसा मात्रक पूछता है कई बार एग्जाम में, ये आप इसका जवाब दे सकते हो। बाकी हम जब डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो इसमें सब बताएंगे कैसे कैसे ये हुआ है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग कई सारे फिजिकल राशि को पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। देखिए विस्थापन सिंपल सा क्या होता है कि इनिशियल, मान लीजिए मेरा इनिशियल पॉइंट ए है और ये मेरा बी है कोई पॉइंट, हम ए से कहाँ गए बी गए, तो इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही मेरा क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ए पॉइंट से बी पर गए, हम ये मैं चला 5 किलोमीटर, कितना चला मैं 5 किलोमीटर, यहाँ से हम यहाँ आ गए, देखिए यहाँ के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, अगर ये 0 किलोमीटर था अब यहाँ 5 आ गए तो 5 में कितना मैनेज कर दिए 0, तो कितना अभी मेरा 5 का क्या हुआ है डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हाँ अगर मान लीजिए फिर हम यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर आए और फिर हम यहीं आ गए, इसका मतलब क्या हो गया अब इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या है दूरी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ से चला फिर यहाँ आया और फिर वापस आकर मैं पीछे चला गया, इसका मतलब क्या, अगर मैं पीछे मान लीजिए यहाँ चला गया 3 मीटर तक, कितना चला गया 3 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है ना मैं पहले यहाँ से ए से बी गया, फिर बी से ए आया और फिर मैं कहाँ गया पीछे चला गया, इसका मतलब क्या हुआ ये 0 था अब माइनस में कितना आ गया हूँ 3 आ गया हूँ, इसका मतलब क्या हो गया अब डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो गया। तो ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा बेसिक है। आगे देखिए एनसीईआरटी का ही एक डेटा है कि जो भी कार होता है जो भी गाड़ी होता है उसको दूरी को मापने के लिए हम ओडोमीटर क्या करते हैं यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका फिजिकल क्वांटिटी का नाम है क्या चाल, सिंपल ध्यान रखिएगा, ये भी जो वस्तु जो है दूरी तय करता है कुछ समय में, हाँ ध्यान रखिएगा चाल या स्पीड में जो है टाइम फिक्स नहीं होता है और इसका भी मात्रक मीटर पर क्या होता है सेकेंड ही होता है, आप ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपका है वेग वेलोसिटी, लिखा है यहाँ पे एक निश्चित दिशा में चाल को हम क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग सदिश राशि, ये बात ध्यान रखिएगा ठीक ना। और इसको भी मीटर पर सेकंड से क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। एक और होता है आपका देखिए जब वेलोसिटी में चेंज हो जाए, जब वेलोसिटी में भी चेंज हो जाता है तब एक नया वर्ड आता है, उसका नाम हो जाता है क्या त्वरण या एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन लिया गया टाइम, ऑब्वियस सी बात है कि इसे मान लेते हैं कि वेलोसिटी मेरे पास है v है, मान लीजिए मीटर पर सेकेंड, इसका होता है SI यूनिट। अब क्या मैं बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी में भी चेंज होना, ऑब्वियस सी बात है जब वेलोसिटी में भी चेंज होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा ना, इसलिए एक टाइम यहाँ और आ जाता है, तो मीटर पर सेकेंड ये क्या हो जाता है स्क्वायर, ये इनको तो यहाँ 1 है ऊपर जाता है 1, आपको मैथ पता होगा मीटर सेकेंड 1 अपॉन क्या होता है s, मीटर का मीटर हो गया और s गुना इसका हो गया s का स्क्वायर हो गया। तो वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन या त्वरण का SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप ये ध्यान में रखिएगा ठीक ना। एक देखिए त्वरण या एक्सेलरेशन का सबसे मोस्ट एग्जाम्पल अच्छा है, जब कोई एक एथलीट किसी सर्कुलर पाथ पर एक नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है
तो उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए सर्कुलर पाथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक क्या है, एग्जाम्पल है। मतलब सिंपल सा मतलब यहाँ ये है, अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, एक एथलीट दौड़ रहा है, यहाँ से चलना दौड़ना शुरू कर, यहाँ से इधर आएगा, देखिए हर एक बार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेग में चेंज होगा, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ एक त्वरण वाला गति हो रहा है, ये त्वरण है, एक्सेलरेशन है। ये बात आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। एक वृत्ताकार पाथ पर घूमता हुआ एथलीट क्या है, वेग है कि त्वरण है, यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन या त्वरण है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया, दिखा दिया। आप ये सब बेसिक बात ध्यान में रखिएगा। एक और यहाँ फैक्ट है, किसी पत्थर को अगर हम सर्कुलर पाथ पर घुमाएंगे, उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसे यहाँ देखिए फिगर में ऑब्वियस सी बात है। देखिए लड़का जो है ना इसे घुमा रहा है, देखिए अभी डायरेक्शन इधर है, फिर इधर हो जाएगा, फिर मान इधर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये क्या डायरेक्शन आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये भी क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अब देखिए इसका नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस, बल और तथा गति के नियम। इसमें हम मेनली जो है ना गति के 3 नियम को पढ़ेंगे जो कि न्यूटन ने दिया है, उसी से क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, आपका आएगा। देखिए न्यूटन का फर्स्ट गति ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अपनी रेस्ट या उसी मोशन में बना रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी हम बल ना लगा दें। ये किसका था नियम, ये न्यूटन का फर्स्ट गति का नियम है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, सभी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। जो जिस पोजीशन उस वैसा ही बना रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लग जाए। और इसी फर्स्ट नियम से जो है ना जड़त्व या इनर्शिया का भी नियम क्या होता है, आता है। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। यही कारण गति के पहले नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं, कई बार एग्जाम में क्या कर चुका है, पूछ चुका है। अब जड़त्व या प्रथम गति के नियम को हम कई जगह एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी बस में बैठे हैं, बस में खड़े हैं और बस चल रही है, अगर अचानक से बस में ब्रेक लगता है तो हम झुक जाते हैं। ये क्यों, क्योंकि जब बस गति में रहता है तो हम भी उसी अवस्था में रहते हैं, लेकिन अब ब्रेक लग गया मतलब कि उस अवस्था में कोई ना कोई बाहरी बल लग गया, इसलिए यहाँ पे जड़त्व का नियम क्या होता है, शो होता है। ये सब कुछ एग्जाम्पल एक और है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे को क्या होता है, झुक जाते हैं। किसके वजह से, ये जड़त्व के कारण होता है। चलती हुई गाड़ी का अचानक रुकने में उसमें बैठे व्यक्ति आगे को झुकता है, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने से वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये भी उसी का है। अगला देखिए यहाँ पे एक और है, हाँ, एक कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, क्योंकि ये भी उसी का एग्जाम्पल है, ठीक ना। ये सब आप जो ध्यान रख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, इसमें है इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन होता है, जड़त्व और द्रव्यमान के बीच में क्या होता है, समझ ये पढ़ ले। देखिए इनर्शिया या मास के बीच में देखिए क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसके मास या द्रव्यमान से ही मापा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी वस्तु का इनर्शिया होगा उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। इस प्रकार किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की क्या है, माप है। मतलब दोनों डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप ये बात में ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है ये। देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, किसका जड़त्व अधिक होगा, एक साइकिल या एक रेलगाड़ी का। ऑब्वियस सी बात है, रेलगाड़ी का मास क्या है, ज़्यादा है, इसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। 5 रुपये का एक सिक्का या 1 रुपये का सिक्का, ऑब्वियसली इसका मास ज़्यादा होगा, इसका मास कम होगा। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये सब क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा तो आप इसको जवाब दे सकते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है इसमें सिंपल यही है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु है, देखिए उसका इफेक्ट कितना ज़्यादा होगा ये किन बातों पर डिपेंड करेगा। किसी वस्तु के द्वारा जो भी प्रभाव उत्पन्न होगा वो वस्तु का मास और उसके वेलोसिटी पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो इसलिए यहाँ से एक मोमेंटम या संवेग का एक डिफिनेशन निकलता है कि किसी वस्तु के मास और वेग या वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं या संवेग बोलते हैं। ये ध्यान रखें। और देखिए यहाँ पे संवेग में क्या हो गया, मास में मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है, और उसमें वेलोसिटी में तो उसमें डायरेक्शन भी हो गया ना। इसलिए संवेग क्या हो गया, एक कैसा राशि हो गया, सदिश राशि हो गया। इसमें कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, संवेग का दिशा भी होगा जो वेग की दिशा होगा, और मोमेंटम का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड। इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास का तो होता है केजी,
और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया kg मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो गया यूनिट हो गया, वो यहाँ लिखा हुआ है। और देखिए आपको पता होगा मैथ में अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो पावर मैंने फोन हो जाता है। तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम का एफआई नोट क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ है, अब देखिए कि संवेग में मोमेंटम में चेंज क्या होगा, बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। मतलब कि इस न्यूटन में इस नियम में सिंपल ही कहा गया है, वो फोर्स ही चीज़ है जो कि मोमेंटम में क्या करेगा, चेंज करेगा। इसलिए गति का दूसरा नियम ही कहता है किसी वस्तु के मोमेंटम में चेंज की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा के समानुपाती होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से इस गति के द्वितीय नियम से हमको जो है ना क्या निकलता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल की जो है ना उसका फार्मूला प्राप्त होता है। देखिए लिखा है यहाँ पे, यही हमको निकलता है कि F बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखिएगा, गति के द्वितीय नियम से हमको फोर्स का क्या होता है, फोर्स का व्यंजक मतलब उसका एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। अब पहली गति से फोर्स की परिभाषा डिफिनेशन प्राप्त है। बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। द्वितीय गति के नियम से हमको फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये हमको फार्मूला पता चला। लेकिन पहली नियम से हमको फोर्स का डिफिनेशन या परिभाषा पता चलता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ देखिए याद रखिएगा, फोर्स इंटू मास इंटू क्या एक्सेलरेशन हो गया, और इसका मात्रक क्या होगा, kg, मास का होता है kg, और यहाँ एक्सेलरेशन है ना तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसी को हम लोग एक वर्ड में क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसलिए फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लेकिन न्यूटन को हम ये भी बोल सकते हैं kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ लिखा भी है, गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान मास के गुणनफल से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए एक मैं बार बार बोल रहा हूँ मास, क्या बोल रहा हूँ, मास, मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, ठीक ना। और एक वर्ड मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ क्या, वेट। एक होता है वेट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार। देखिए वेट में सिंपल क्या होता है, जैसे कि मास में पृथ्वी का जो ग्रेविटी का वैल्यू g है वो हो जाता है इंक्लूड। वेट में क्या हो जाता है, मास इंटू एक g, मतलब क्या, जो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर कहाँ गिरती है, पृथ्वी के ओर ही जाती है, और वो जाती है किससे, ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है। इसलिए वेट में सिंपल ध्यान रखिएगा, इसमें अर्थ का पृथ्वी का जो ग्रेविटी है वो भी इसमें मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वेट भी जो एक तरह का फोर्स ही है। क्यों, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, फोर्स बराबर मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यहाँ भी देखिए वेट बराबर क्या है, ये मास है, और ये जी भी एक तरह का क्या है, एक्सेलरेशन ही है, एक तरह का त्वरण ही है। इसलिए जो है ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका भी जो वेट का भी जो मात्रक जो है ना न्यूटन ही होता है। क्या होता है, न्यूटन ही होता है। ये भी एग्जाम में एक बार क्या कर चुका है, पूछ चुका है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि वेट एक तरह का बल है और उसका भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन ही होगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अब गति का तृतीय नियम सिंपल ये कहता है कि किसी भी क्रिया के ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। बस यही कहता है। इसमें आपको क्या क्या जानना है, इसमें आपको उदाहरण पूछेगा एग्जाम में कि इसका उदाहरण कौन कौन सा है। यहाँ देखिए मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूँ कि तृतीय नियम से क्या क्या एग्जाम्पल होता है। देखिए पहला है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर को झटका लगता है। नाव के किनारे पर जमीन पर कूदने पर नाव पीछे हट जाता है। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना पड़ता है। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने के कारण व्यक्ति पीछे गिर जाता है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना और रॉकेट का आगे बढ़ना, ये भी क्या है, तृतीय नियम पर ही आधारित है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसमें नेक्स्ट आपका है ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण। देखिए इसमें हमको सिंपल क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ना है। ये भी जो आपको न्यूटन महोदय ने ही दिया था। देखिए सिंपल सा बात है कि गुरुत्वाकर्षण का जो है ना यूनिवर्सल नियम सिंपल ये कहता है, विश्व का प्रत्येक ऑब्जेक्ट या पिंड दूसरे ऑब्जेक्ट को पर एक बल लगाता है।
ये बल का जो मान होता है दोनों ऑब्जेक्ट या पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब क्या, सिंपल मैं इसको आपको बताना चाहूँ तो सिंपल यूँ समझिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m है, एक का मास क्या है, छोटा m है। तो यहाँ जो फोर्स का जो मान होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, दोनों के मास के गुणनफल के। और मान लीजिए इस दोनों वस्तु के बीच की दूरी मान लीजिए d है, तो जो फोर्स जो लगेगा जस्ट इसका इन्वर्स लगेगा 1/d के क्या, स्क्वायर के। दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, m इंटू एम बड़ी m छोटी m और ये d का होगा नीचे स्क्वायर हो जाएगा। तो यही जो है ना आपका क्या है, फोर्स लगता है, यही आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और ध्यान रखिएगा यहाँ जो इसको हटाने के यहाँ पे क्या लगा है, एक ना g आया है, क्या, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d का स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स बराबर क्या हो गया, g इंटू m अपॉन d का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये g क्या है, g एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहाँ देखिए लिखा भी है कि ये g क्या है, एक स्थिरांक या कांस्टेंट है, इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। अब देखिए कभी एग्जाम क्वेश्चन ये पूछता है कि इस g का जो है ना क्या होता है यूनिट। मैं इस g का आपको मात्रक निकाल के क्या करता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए ऑब्वियसली देखिए अगर आप थोड़ा मैथ अगर जानते हो, देखिए अगर फोर्स बराबर यहाँ क्या निकल रहा है, g m इंटू स्मॉल m अपॉन का क्या है, d का स्क्वायर है। देखो तो यहाँ 1 है, अगर इसको क्रॉसिंग करेंगे तो क्या होगा, f इंटू डी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका टू, ये 1 है इंटू ये तो क्या होगा, जी m होगा। अब देखिए हमको ये g निकालना है, तो g बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डी का स्क्वायर, डिस्टेंस है ये, और क्या हो जाएगा यहाँ m हो जाएगा, तो यहाँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा m इंटू m। अब देखिए अगर आपको इसका एसआई मात्रक निकालना, देखिए क्या फोर्स है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है पहली बात। तो d का क्या होगा, ये डिस्टेंस है, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इसका मीटर होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अपॉन ये देखिए मास है, तो मास का क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है kg हो जाएगा, और ये भी मास है, इसका भी क्या हो जाएगा, kg हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg इंटू kg, तो क्या हो जाएगा, kg का होल स्क्वायर। यही देखिए आपका इस g का क्या हो गया, एसआई मात्रक। ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में दिया तो क्वेश्चन पूछ सकता है इस g का जो है ना क्या होता है, एफआई यूनिट ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। देखिए यहीं पर आपको यहाँ लिखा भी है कि g का एसआई मात्रक, देखिए वही लिखा हुआ है, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके इस g का भी मान निकाला था, और g का मान क्या है अभी तक में 6.67 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का क्या है, पर kg का स्क्वायर। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, g का मान भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसी गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या होता है, हमें पृथ्वी से हमें बांधे रखता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गतिशील होता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह गतिशील वजह से हो पाता है, और चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा जो आता है वो भी इसी कारण होता है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बेस पर कई क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्या है, आपको पता है कि पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो पृथ्वी के इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं, ठीक ना। अतः जब वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर इसी बल के कारण क्या होती है, गिरती है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई अगर ऑब्जेक्ट जमीन की ओर गिर रहा है, गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में तो कोई चेंज नहीं होगा, सीधे नीचे गिर जाएगा, लेकिन पृथ्वी का जो आकर्षण के कारण उसके वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। अगर आपको हम क्या बताएं, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन या त्वरण हो जाएगा। इसका मतलब ये है वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न कर देगा। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी को गिरेगी तो क्या होगा, त्वरण का कार्य होगा। क्या होगा, त्वरण का कार्य होगा, एक्सेलरेशन होगा। यह त्वरण एक्सेलरेशन पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के क्या होता है, कारण ही होता है, और इसलिए इस त्वरित त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल g से डिनोट करते हैं। g के मात्रक वही हैं जो त्वरण के हैं, मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ बहुत कॉन्सेप्ट की बात मैं बता रहा हूँ
कि पृथ्वी जो अपने तरफ जो बल लगाती है, ऑब्वियस सी बात है अगर कोई वस्तु नीचे पृथ्वी पर गिरेगी तो जब गिरेगी तो इसके वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। तो वेलोसिटी में जब चेंज होगा तो क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन। और यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण, यही जी है, ये स्मॉल जी है। और स्मॉल जी का मात्रक क्या होगा, जो त्वरण का मात्रक होगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। वो कैपिटल जी अलग है, ये जी अलग है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि पृथ्वी तो पूर्ण गोल नहीं है, आपको पता होगा। पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस है, जब हम ध्रुव से विषुववृत्त की ओर जाने पर क्या होती है, बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए जी का मान ध्रुव पर विषुववृत्त की अपेक्षा अधिक होती है। आप ये ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछ सकता है जी का मान अधिक कहाँ होता है, ध्रुव या पोल पर अधिक होता है, और विषुववृत्त रेखा पर क्या होती है, कम होती है। आप ये ध्यान में रखिएगा। और कुछ देखिए डेटा है कि उतना तो आपको देखिए ये पूरा कैलकुलेशन उतना करने की जरूरत नहीं, आपको डेटा कुछ याद रख लीजिए। जैसे कि पृथ्वी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का देखिए वैल्यू ये होता है, याद रख लीजिएगा। पृथ्वी का जो मास है देखिए इतना होता है, ये याद रख लीजिए। और पृथ्वी की त्रिज्या देखिए क्या है, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। ये डेटा आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये डेटा जो निकाल के बताया गया है। और एक डेटा और याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए ये जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, जो एक्सेलरेशन का जो मान, जो जी का जो मान है वो 9.8 क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये आप बात ध्यान में, ये भी डेटा आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ये चीज़ आप देख लीजिए। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। देखिए मास, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका जड़त्व या इनर्शिया का क्या है, माप है। जितना अधिक वस्तु का मास होगा उतना उसका क्या, इनर्शिया जड़त्व होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में। क्वेश्चन पूछे क्या चीज़ नहीं बदलता है, मास, वेट, वेलोसिटी। ऑब्वियस सी बात है आपका मास कभी भी चेंज नहीं होता है, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से कर लीजिए। मास कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल होता है, रियल होता है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन भार, वेट, ये वेट जो है आपको हम क्या बताए कि मास इंटू वो जो पृथ्वी का जो छोटा जी है उसके कारण हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है। और किसी प्लैनेट पे हो सकता है ये जी का मान कुछ और हो, तो वहाँ तो वेट कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु की निश्चित बल से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यह बल वस्तु के द्रव्यमान m और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल, यही है फोर्स के कारण जी पर क्या करता है, निर्भर करता है। किसी वस्तु का वेट वह बल है जिससे यह पृथ्वी को अट्रैक्ट होती है। और यहीं पर देखिए आपको पता है फोर्स बराबर m × a होता है, यहाँ a का मान g है। ये बात ध्यान में आप रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि वेट का मात्रक भी न्यूटन होता है। भार एक बल है जो वर्टिकल दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें परिणाम मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन या दिशा भी होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और मैं फिर बोल देता हूँ यहाँ पे कि किसी वस्तु का मास प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर हो या किसी अन्य ग्रह पर है, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इनके स्थान पर निर्भर करता है, भार चेंज हो सकता है। और एक ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह फोर्स है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण लगाती है। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि वस्तु का भार चंद्रमा पर 1/6 इंटू पृथ्वी के भार होता है, मतलब 1/6 होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार क्या होता है, पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, ऐसे दे देगा न्यूमेरिकल्स। पृथ्वी भार अगर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 10 kg हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसी में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है प्रणोद। इसको इंग्लिश बोलते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। देखिए थ्रस्ट क्या है, प्रणोद क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट या प्रणोद बोलते हैं। मतलब परपेंडिकुलर, जब मान लीजिए ये वर्टिकल है, ठीक है ना, ये वर्टिकल फोर्स लग रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रणोद या थ्रस्ट बोलेंगे। आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट ये है कि अब प्रेशर या दाब क्या होता है, प्रति एकांक एरिया पर लगने वाले प्रणोद या थ्रस्ट को ही क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। मतलब ये है कि प्रणोद या थ्रस्ट एक तरह का क्या है, फोर्स ही तो है, इसलिए प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रणोद या बल अपॉन एरिया। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए अब यहाँ भी देखिए बेसिक है। देखिए
प्रेशर इसकस टू क्या होता है, प्रणोद को मतलब फोर्स बोलते हैं, फोर्स अपॉन क्या हो गया, एरिया। तो अब देखिए यहाँ जो आपका ये जो फोर्स है, फोर्स का क्या होगा, मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ एरिया है ना, एरिया मतलब क्या, एल इंटू ब्रेथ, मतलब कि क्या, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर का हो गया न्यूटन, ऐसा मतलब क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप ये ध्यान रखिएगा। और इसका एक आदमी वैज्ञानिक था प्लेस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक हम लोग पास्कल भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें एक है उत्प्लावकता मतलब बियोंसी। देखिए इसमें सिंपल से क्या आपको पढ़ना है कि आपको पता है अगर किसी पानी में अगर हम कोई बोतल रखते तो ऊपर की ओर उठ जाता है। देखिए ऐसा सिंपल इसलिए होता है कि देखिए बोतल है, उस खाली बोतल को हम पानी में डालें तो पानी तैरता है। देखिए इसका इसलिए होता है कि देखिए बोतल पर पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा होगा, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की ओर दिशा लगाता है, इसके कारण बोतल नीचे की ओर जाएगा। लेकिन पानी भी तो एक ऑब्जेक्ट है, वो पानी बोतल को ऊपर की ओर बल लगाता है, क्या करेगा, ऊपर को लगाता है, अतः बोतल ऊपर की दिशा में धकेल जाती है। सिंपल सा मतलब यही है, ये जो बोतल पर पानी द्वारा ऊपर लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं बियोंसी फोर्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार ध्यान रखिएगा, बियोंसी फोर्स जो है परिमाण लिक्विड के डेंसिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। इसी में एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उसने सिंपल सा क्या बात एक बोला था, इस महोदय ने ये बोला था, जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए लिक्विड के भार के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इसे और ध्यान रखिएगा, इनका जो है ना आर्किमिडीज के थ्योरी से ही जो है ना क्या क्या हुआ है, दूध मापी, जो दूध के किसी भी नमूने की जांच करता है उसका आविष्कार हुआ है। हाइड्रोमीटर जो द्रव का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होता है, इसी सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान, ये दुग्ध मापी है लेक्टोमीटर, ध्यान रखिएगा, और ये हाइड्रोमीटर है, दोनों जो यंत्र है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही क्या हुआ है, ये बना है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। एक देखिए एक होता है आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी। देखिए ये क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी जब हम वाटर के कंपेयर में निकालेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा चूँकि ये अनुपात है इसलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आपेक्षिक घनत्व का क्या मात्रक होता है, कुछ से कुछ लिख दिया था जबकि इसका होता ही नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन को क्या मारिएगा, ई मारिएगा, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ भी देखिए लूसेंट में भी दिया हुआ है, हाइड्रोमीटर में दिया हुआ है, आपेक्षिक घनत्व से हम मापते हैं, बताएं दिया आपको, हम लोग ये ध्यान रखिएगा, आपेक्षिक घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। और देखिए यह उसी पर सिद्धांत पर आधारित है। और यहाँ देखिए आर्किमिडीज के थ्योरी पर देखिए क्या क्या हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। लोहे की जहाज पानी पर तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है, इसका कारण क्या है, जहाज की विशेष बनावट, जहाज का स्पेशल बनावट के कारण इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार जहाज के भार से क्या होता है, अधिक होता है, फिर डूबता है, ध्यान रखिएगा। और एक और है कील द्वारा हटाए गए द्रव पर भार कील के स्वयं के भार से कम होता है, कील क्या हो गया, डूब गया। और जीवन रक्षी पेटी लिफ्ट बेल्ट इसी पर क्या करता है, काम करता है, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसमें है वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, वर्क जो है साइंस में किसको बोलते हैं, जब वस्तु पर कोई बल लगे और उसके वजह से वस्तु में कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब क्या, फोर्स जो वर्क बराबर हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप बात ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ भी है कि वर्क की परिभाषा के अनुसार कार्य जो है बल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और कि जो आपका जो वर्क का जो न्यूटन होता है क्या, जूल होता है, तो वही ऑब्वियस सी बात है वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो फोर्स का मात्रक न्यूटन और एस मीटर है तो न्यूटन मीटर हो गया। तो वर्क का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या इसको हम लोग जूल भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ध्यान रखिएगा आपका जो कार्य है, जब बल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के दिशा के विपरीत दिशा में होगा तो इसमें ऋणात्मक काम होगा, और जब उसी दिशा में होगा तो पॉजिटिव कार्य होगा। ये बात ध्यान में रखिए। मतलब वर्क जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका एनर्जी या ऊर्जा का है। सिंपल सी बात है, किसी वस्तु में ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में हम मापते हैं। मतलब क्या है, किसी वस्तु में कितना कार्य करने की क्षमता है वही उसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। और ध्यान रखिए एनर्जी एक आपका जो है ना अदिश राशि है, और ऊर्जा का भी वही मात्रक होता है जो कार्य का होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए हमको क्या पढ़ना है, ऊर्जा के डिफरेंट रूप। देखिए एक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा सिंपल सा क्या मतलब होता है, कोई वस्तु जो मोशन में है, मोशन की वजह से उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा है, उसको हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। जैसे कि मान लीजिए गिरता हुआ नारियल, गतिशील काल, लुढ़कता हुआ पत्थर, दौड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, ठीक ना, बहती हुई हवा, ये सब क्या है, ये सब में गतिज ऊर्जा क्या है, विद्यमान है। मतलब कि किसी वस्तु में उसकी गति के वजह से निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ ही क्या होती, बढ़ती है। सिंपल से मान लीजिए कि नदी की धारा है, नदी की धारा का अगर जब गति कम है उसमें ऊर्जा कम है, अगर गति ज़्यादा होगी उसमें ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर अधिक तेज गति होगी तो नाव अधिक तेज चलेगा, तो इसमें ऊर्जा इसका मतलब क्या है, ज़्यादा है। आप ये ध्यान में रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। देखिए ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है अगर वेलोसिटी दुगुना किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। अभी मैंने जो क्या पढ़ा, मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, 1/2 mv² हो गया। जैसे मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है ना 10 kg है, मान लेते हैं, ठीक ना। इसका वेलोसिटी अभी मान लेते हैं 1 मीटर पर क्या है, सेकेंड है। हम क्या कर देते हैं, अभी देखिए इसका क्या काइनेटिक एनर्जी है, 1/2 मास का वैल्यू 10 है, इसका 1 तो कितना है, 5 है, जूल है। लेकिन अब मान लीजिए इस वेलोसिटी का मान हम 2 गुना कर देते हैं, अब 2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 2। देखिए अब क्या हो जाएगा, 1/2 मास तो वही रहेगा, और अब वेलोसिटी कितना, 2 हो गया ना। अब देखिए 2, अब देखिए कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब 2 गुना ज़्यादा हो गया। मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है अगर जो है हम जो सॉरी यहाँ तो गलती हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने वेलोसिटी दुगुना कर दिया, मतलब अब भी का मान कितना हो गया, 2 मीटर पर क्या होगा, सेकंड हो गया ना। इसका मतलब क्या होगा, 1/2 m का मान तो 10 ही है। अब देखिए v का मान हो गया 2, मतलब 2 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर न करेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, mv², ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 1/2 10 और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए क्या होगा, ये 5 में कट जाएगा और यहाँ कितना होगा, 20 हो जाएगा। देखिए क्या वेलोसिटी 2 गुना करने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 4 गुना हो गया। ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि मास को 2 गुना करेंगे तो मास को 2 गुना कर दीजिएगा, वेलोसिटी को 2 गुना करते वो करके आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ बोल देता हूँ कि वेलोसिटी को 2 गुना करने पर, वेलोसिटी को 2 गुना करने पर जो है ना काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता है। अगर हम वेलोसिटी को अगर हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो वस्तु काइनेटिक एनर्जी 1/4 गुनी हो जाएगी। अगर आप क्या कीजिएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 2 गुना कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुनी हो जाएगी। अगर मास आप आधा कीजिएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा मतलब ये होता है किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ये आप ध्यान में रखिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि ये नदी है, ये बह रहा है पानी, ठीक ना, और हम यहाँ पे बांध बना दिए, डैम बना दिए। देखिए अभी नदी, इसमें पानी बह रहा है, कौन सा एनर्जी है, इसमें अभी काइनेटिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको, इस पानी को बांध में जमा कर लिया है। मतलब अब क्या हो गया, ये हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी हो गया।
क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अगर अब हम यहाँ मान ली इस डैम का कोई मुंह ऐसे खोल दें और यहाँ अगर हम टरबाइन लगा दें, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये पानी इस पर गिरेगा, टरबाइन घूमेगा तो क्या हो जाएगा, बिजली बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा को हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऊर्जा को हम ना ही बनाते हैं ना इसको कुछ बिगाड़ते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज है। देखिए नदी में पानी बह रहा था, कौन सा ऊर्जा था, काइनेटिक एनर्जी था। इस काइनेटिक एनर्जी को हमने पोटेंशियल में क्या कर लिया, बदल लिया। अब इसमें यहाँ टरबाइन चला के हम बना लिया क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या बना लिया, बिजली बना लिया। अब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम पंखा चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी पंखे को मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बहुत ही कॉन्सेप्ट का चीज़ बता रहा हूँ, मतलब कि ऊर्जा का, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, चेंज होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, बांध में जो पानी जमा है उसमें कौन सी ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर कोई मान लीजिए तीर है, अगर कोई तीर चलाता है, मान लीजिए कि इस तरह का कोई तीर है, तो जैसे हम तीर के ऐसे धनुष लगा दिए, फिर ये मतलब कि ये तीर है और ये धनुष है, ये तीर जो है जितना हम खींचेंगे उसके अंदर उतना ही अधिक क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। यहाँ देखिए फिगर में भी दिया हुआ है कि धनुष की तरी डोरी पर रखा तीर, जितना हम तीर को खींचेंगे इसके अंदर उतना ही हम क्या दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ ऊर्जा फंडक्शन का नियम भी वही कहता है कि ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी ना तो उत्पत्ति की जा सकती है ना इसका विनाश किया जा सकता है। आप ये ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि कुल गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का मान हमेशा क्या होता है, कुल आंतरिक ऊर्जा के बराबर, मतलब कांस्टेंट होता है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर या शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर या शक्ति बोलते हैं। पावर का एसआई मात्रक वॉट होता है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, जेम्स वॉट के नाम से हम लोग रखे हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए हमारे घर में जो बिजली आती है वो 1 किलोवाट पर आवर में 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, 1 यूनिट घर में बिजली। मतलब अगर आपके घर में 2 यूनिट बिजली अगर खर्चा आप किए हैं, इसका मतलब इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इतना जूल आप खर्चा किए। आप ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से कभी क्या कर देता है, पूछ देता है। यहीं पे देखिए एक और कॉन्सेप्ट है कि आपको बता दिए कि वॉट है, लेकिन मशीनों की शक्ति को हम हॉर्स पावर में मापते हैं, एचपी में। और 1 हॉर्स पावर का वैल्यू 746 होता है। ये ध्यान रखिए, कौन पूछ चुका वेबसाइट 1 HP कितने बराबर का होता है। आप ये ध्यान में रखिए। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। देखिए सौर ऊर्जा के सौर सेल क्या करता है, सौर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में क्या करता है, चेंज करता है। हमारे घर में जो सोलर प्लेट लगा होता है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी लिया उसको इलेक्ट्रिक में चेंज कर दिया। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में करता है। ये मैं बताऊंगा क्लास 10 का जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। तो मोटर क्या करता है, विद्युत को यांत्रिक में करता है। जैसे मतलब हमारे घर में जो पानी से जो हम जो मोटर चलाते हैं तो वो क्या करता है, उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं और वो मैकेनिकल में चेंज करके ज़मीन के नीचे से पानी क्या करता है, खींचता है। लेकिन डायनेमो में क्या करते हैं, डायनेमो हम मैकेनिकल एनर्जी दे के उसका हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बना दीजिए। कि जो शादी विवाह होता है उसमें जो जनरेटर होता है वो क्या होता है, डायनेमो ही तो है, ध्यान रखिएगा। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में चेंज करता है। लाउडस्पीकर क्या करता है, विद्युत को ध्वनि में चेंज करता है। सितार क्या करता है, यांत्रिक को ध्वनि में करता है। इट बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और एनर्जी में चेंज करता है। मोमबत्ती जलना क्या है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में चेंज करता है। कोयले का जलना क्या है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में करता है। विद्युत सेल क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में करता है। ये भी पूछ चुका है। इंजन क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक में चेंज करता है। और प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में क्या करता है, चेंज करता है। ये आप एक बार अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ आपको एग्जाम में आना ही आना है एक। अब देखिए नेक्स्ट साउंड है। देखिए साउंड आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए पहली बात तो ध्यान रखना है कि साउंड को चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। या तो ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपको पढ़ना है इसमें, हाँ, जो ध्वनि होता है वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग। मतलब क्या, अनुदैर्ध्य तरंग मतलब क्या होता है, ध्वनि जो है जो
हवा के कणों के बीच पैरेलल चलता है। कैसे चलता है? समानांतर चलता है। इसको बोलते हैं क्या? अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन प्रकाश जो है ना दूसरा तरंग है, ये बात ध्यान रखें। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, ये बात आप ध्यान में आप सिर्फ रख सकते हैं। और ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी आप ध्यान रखें। और यहाँ लिखा भी देखिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग, मतलब प्रकाश क्या होती है? चलती है परपेंडिकुलर, लंबवत चलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ध्वनि के बारे में कुछ कुछ बात आपको मैं बता देता हूँ। देखिए क्या है, ध्वनि जो है ना तरंग में चलती है। जैसे मान लीजिए कि एक मैं यहाँ पे तरंग बना रहा हूँ, इस तरह से ध्वनि का तरंग है ये, ठीक ना। कुछ बेसिक बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि देखिए जो है ना यहाँ पे आपका कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट हो रही, जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य या लैम्डा बोलते हैं, ठीक ना। और ये जब मिडिल रेंज से कितना ये हाइट पर जा रहा है, इधर कितना हाइट जा रहा है, इसको बोलते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग ना मीटर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। मीटर होता है इसका। ऐसा मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ देखिए यहाँ पे कि मतलब कि दो जो है ना बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि इसको हिंदी में स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको भी स्ट्रिंग बोलते हैं। दो लगातार स्ट्रिंग के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। यह बात ध्यान में रखिएगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी आवर्त। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में कितना दोलन कर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का और पूछ चुका है, इसको मापने की इकाई क्या है? हर्ज है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और देखिए मैं आपको आयाम या एम्पलीट्यूड बताया ना। देखिए आयाम क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा है, कितना नीचे, यही आपका आयाम है, मतलब एम्पलीट्यूड है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को ही तरंग को आयाम कहते हैं। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता या मृदुता मूलतः इसके आयाम पर ही डिपेंड करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारें तो हमें सॉफ्ट ध्वनि सुनाई देगा, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि मेज पर जोर से चोट मारें तो प्रबल ध्वनि होगा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये आयाम पर डिपेंड करता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बीपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है कि ध्वनि की चाल। ऑब्वियस सी बात है, हम क्या बताएं कि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम या माध्यम चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखिए, क्वेश्चन एक बार पूछा था ये भी कि किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वायु में ध्वनि का चाल देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड होता है, और वही 22 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकंड होता है। ये क्वेश्चन कितना अच्छा पूछ सकता है, बहुत बेसिक बात है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्वनि की चाल जो है ना कहाँ कहाँ होता है, किसमें? देखिए ठोस में, देखिए निकेल में देखिए कितना होता है, एल्युमिनियम में देखिए सबसे ज़्यादा होता है, देखिए 6420 मीटर पर सेकंड का चाल है। स्टील में थोड़ा सा कम, स्टील में और कम, लोहा में थोड़ा सा कम, पीतल में कम, कांच में देखिए ये भी पूछ चुका है, कांच या फ्लिंट में देखिए पूछ देगा किस में अधिक होता है। अब ये ऑप्शन दे देगा, कोई पूछ देगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अधिक द्रव समुद्री जल में अधिक होता है, लेकिन जो नॉर्मल जो जल होता है उसमें थोड़ा सा कम होता है। इथेनॉल में देखिए और कम, मिथेनॉल में और कम, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन में और कम, हीलियम में और कम, वायु में देखिए इतना होता है, ऑक्सीजन में देखिए और कम, और सल्फर डाइऑक्साइड में और कम होता है। ये इसको डेटा याद रख लीजिए, ये सारे कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है। अगला है प्रतिध्वनि। मतलब क्या है? सिंपल से मतलब क्या है, किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत या किसी पहाड़ के निकट आकर जोर से चिल्लाएंगे या ताली बजाएंगे तो कुछ मिनट बाद वही ध्वनि सुनाई पड़ता है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं। हमारे मस्तिष्क में इस ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती। आप ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए एक होता है धनु का अनुरण। इसमें क्या होता है, जब आप किसी हॉल में जाते होंगे, हॉल में क्या होता है, हॉल का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है। ऐसा क्यों होता है? मान यहाँ मंच अगर है तो बोलने वाला का ध्वनि यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट परावर्तित हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अनुरण। मतलब कि हम क्या करते हैं, किसी बड़े हॉल में जो है ना ऐसा शेप, सिनेमा हॉल का भी शेप ऐसा होता है ताकि क्या हुआ, आवाज़ टकरा के कई दिशा में टकरा के श्रोता तक क्या पड़े, सुनाई पड़े। ये बात ध्यान रखेगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या पूछेगा आपसे कि ध्वनि का जो परावर्तन होता है उसका क्या क्या उपयोग है। मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुरी, शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इसी प्रकार के बनाए जाते हैं। ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना
केवल एक विशेष दिशा में क्या होती है, जाती है। देखिए लाउड स्पीकर एक दिशा में जा रहा है, मेगाफोन में देखिए वही हो रहा है, हॉर्न में यही हो रहा है। फिर देखिए और ध्यान रखिएगा कि स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है, क्वेश्चन भी पूछ चुका है, जो शरीर के अंदर मुक्त हृदय और फेफड़े में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने का क्या करता है, काम करता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार क्या होता है, परावर्तन कारण जो डॉक्टर तक सुनाई पड़ती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक और देखिए, जो भी हॉल होता है, सिनेमा हॉल होता है, उसका देखिए कुछ ऐसा देखिए दीवार, देखिए ये पूरा दीवार है, देख रहे हैं यहाँ साउंड निकल रहा है, एक बार यहाँ टकराया फिर यहाँ टकराया, कहीं देख सब लोगों को सुनाई पड़ रहा है। ये सब भी जो है ना ध्वनि के परावर्तन का क्या है, नियम है, ये ध्यान रखें। अगला है कि किसी भी साउंड का रेंज क्या होता है। देखिए एक होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 रेंज, ठीक ना। तो सिंपल ध्यान रखिएगा। एक और होता है 20 हर्ट्ज से कम, इसको बोलते हैं अवसर्व ध्वनि। क्या बोलते हैं, अवसर्व ध्वनि। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासोनिक, लेकिन ये हमको सुनाई नहीं पड़ता है। सुनाई ये जो है ना उसका अगला होता है आपका ये 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक, ये हम सबको क्या पड़ता है, सुनाई पड़ता है। ये आप बात ध्यान में रखिए। ये हमारा सुनने का रेंज होता है, ये हमारा सुनने का हम लोग का रेंज नहीं होता है। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले का होता है अल्ट्रासोनिक। ये डॉल्फिन में, चमगादड़ में, पारपाइज में ये सब चीज़ होता है, ध्यान रखिए, अल्ट्रासोनिक, ठीक ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गेंडा जो होता है वो 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की इंफ्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करके संपर्क क्या करता है, स्थापित करता है। व्हेल, हाथी, ये सब भी इंफ्रासोनिक ध्वनि का क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी देखिए इसमें कि ये जो पराध्वनि मतलब जो अल्ट्रासोनिक है, जिसका फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, उसको पराध्वनि या अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ये काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें होती है। इसका हम लोग प्रयोग कई चीज़ों में करते हैं। जैसे कि पहला देखिए, इसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, किसी भी पार्ट पुर्जे को जो है ना सफाई करने में करते हैं। उसके बाद देखिए, अगर किसी बड़े बड़े ब्लॉक में अगर कोई मान लीजिए किस तरह से कुछ डिफेक्ट आ गया है, उसका भी पता करने के लिए हम लोग इसमें क्या भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं। ये ध्यान रखिएगा। उसका देखिए एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका, कि एक क्वेश्चन पेपर से पूछ चुका है, अल्ट्रासोनिक तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हार्ट के प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसी तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ईसीजी। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ईसीजी में क्या यूज होता है, अल्ट्रासोनिक यूज होता है। इसमें ये 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा इसका क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, और अल्ट्रासोनिक सचुकक एक ऐसा यंत्र है जो कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रतिबिंब को प्राप्त करता है। देखिए यकृत हो गया, पित्ताशय, गर्भाशय, ये सब का पता करता है। ट्यूमर का भी पता इसी से चलता है, इसी सब। और एक ध्यान रखिए, एक अल्ट्राफोनिक देखो ना, अल्ट्राफोनोग्राफी जो होता है, इसमें क्या होता है, गर्भकाल में भ्रूण की जांच और उनके जन्मजात दोषों उसकी वृद्धि के लिए इसका पता लगाता है। अल्ट्राफोनोग्राफी एग्जाम में पूछ चुका है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोनार, देखिए यहाँ पे सोनार जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये इसमें भी जो अल्ट्रासोनिक वेव का ही क्या होता है, यूज होता है, जो जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने में इसका प्रयोग करते हैं। कौन, ये जलयान वाले करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए लिखा हुआ भी, सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की ज्ञात गहराई करने, जल के अंदर चट्टानों, घाटियाँ, पनडुब्बियाँ, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि का प्राप्त करने में किया जाता है। ये बात ध्यान में रखें। देखिए ये चूँकि क्लास 9th का जो है ना, बच्चों को तो नहीं पढ़ना, सिर्फ हमको यूज जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ना है। अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये 10-20 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएगा आप सिर्फ उसको ही क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। देखिए एक कॉन्सेप्ट ये भी है, चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव का उत्सर्जित करता है तथा परावर्तन के पश्चात इसका वो महसूस भी करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि जब साउंड एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल, स्पीड और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। मतलब कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ये भी एग्जाम में कई बार क्या कर चुका है, पूछ चुका है। अभी देखिए मैं आपको ये सब बता ही दिया, जैसे कि क्या यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ है कि अवसर्व मतलब इंफ्रासोनिक क्या 20 हर्ट्ज से कम वाला होता है, ये मैं आपको बता दिया। फिर देखिए मैंने आपको यहाँ पे जो ऑडिबल वेव जो होता है ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक जो हम लोग सुनते हैं इसी से, और पराश्रव्य अल्ट्राफोनिक वेव 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा।
तो आप ये सब जो क्वेश्चन इसमें एग्जाम आएगा तो इस आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी साइंस में, जहाँ आपको जो है ना हम फिजिक्स का पार्ट पढ़ाएंगे। देखिए पहला इसमें लाइट है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए इसमें क्वेश्चन जो मेन जो पूछेगा हम वही डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए सीधे हम डायरेक्टली देखिए सिंपल बेसिक इसका यही है कि प्रकाश लाइट में हमको मेनली दर्पण या मिरर के बारे में पढ़ना है। देखिए आप मिरर या दर्पण होता है दो तरह का, एक होता है अवतल कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण। देखिए अगर आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में, देखिए कि देखिए इस तरह का जो दर्पण होता है इस तरह का, जिसका ये वाला भाग जो होता है ये चमकीला होता है और ये इधर का होता है पेंट किया होता है, ये अवतल दर्पण है। और इस तरह के जो मिरर होते हैं इस तरह का, इसका जो उभरा हुआ भाग जो है शाइनिंग करता है और पीछे क्या होता है ये पेंट क्या होता है, ये हुआ उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखिएगा। अब सिंपल यहाँ ध्यान दें, देखिए पूछेगा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। सिंपल सी बात है, टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीपों मतलब के हेडलाइट में करते हैं इसका प्रयोग। इन्हें पढ़ाए चेहरों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम शेविंग दर्पण भी इसको यूज करते हैं। दंत डॉक्टर जो होते हैं दांत वाले वो भी इसी का प्रयोग करते हैं। सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए इसी का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आप इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए कॉन्वेक्स मिरर है उत्तल। देखिए इसका कहाँ, ये देखिए वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। मतलब कि यह दर्पण वाहन के पास साइड में लगे होते हैं और ड्राइवर जो बगल में यही रखता है, ध्यान रखिए ठीक ना, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए इसमें एक और पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए इसमें सिंपल क्या होता है, जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना दिशा क्या कर लेती है, वो चेंज कर लेती है ठीक ना, अपना दिशा क्या कर लेती है, चेंज करती है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक इंटरफेस है, इधर का जो माध्यम मान लीजिए हवा है, एयर है ठीक ना, और इधर मान लीजिए वाटर का माध्यम है, पानी का माध्यम है ठीक ना। मतलब ये जो है ना देखिए हवा क्या हो गया, ये हो गया रेयर मतलब विरल हो गया, और पानी थोड़ा क्या हो गया डेंस या सघन हो गया। तो जब लाइट जो है, जैसे मान लीजिए कि ये विरल माध्यम से रेयर माध्यम से मान लीजिए ऐसे करके आ रही है, जैसे यहाँ आए तो अब देखिए मीडियम इसका दूसरा हो गया। जैसे मीडियम यहाँ दूसरा हो गया तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हम नॉर्मल खींच देते हैं, नॉर्मल ये अभिलंब खींच देते हैं। अब क्या होगा, जैसे ये लाइट जो है ना इस माध्यम से इसमें आएगा तो ये क्या होगा, सघन में आ रहा है तो ये जो है ना आपका नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। अगर यहाँ कोई माध्यम नहीं होता तो ये लाइट सीधे क्या हो जाती, निकल जाती, लेकिन नॉर्मल का क्या हो गया, नॉर्मल की ओर झुक गए। और उल्टा क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर ये वाटर का माध्यम इधर वाटर इधर हवा है तो देखिए ये मान लीजिए ये नॉर्मल है ठीक ना, मान लीजिए लाइट जो है ऐसे जा रही है तो अब ये क्या होगा, इस नॉर्मल से दूर भाग जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये है प्रकाश का क्या अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर जो है ना प्रकाश जो है ना तथा दिशा क्या हो जाती है उसकी बदल जाती है। यहाँ पे देखिए आपको बात जो है ना लिखा हुआ है, आप ये ध्यान में रखिए। अब देखिए प्रकाश के रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के वजह से कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि रात्रि के समय तारे का टिमटिमाना इसी की वजह से होता है। पानी में भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है। उसके बाद देखिए जल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है। द्रव में डूबी हुई कोई छड़ी जो है ना टेढ़ी मेढ़ी दिखाई पड़ती है। सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य का क्षितिज के नीचे होने पर हमें दिखाई देता है। ये सब क्यों होता है, ये अपवर्तन के वजह से ही होता है। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आप यूँ समझिए ये पूरा मेरा अर्थ है, पृथ्वी है ठीक ना। आपको पता है कि पृथ्वी से जो हम ऊपर जाते हैं कि हवा हो जाती बिरल हो जाती है, यहाँ डेंस है, यहाँ ज़्यादा डेंस हवा है, जैसे हवा है डेंस है, लेकिन यहाँ काफ़ी क्या है बिरल है, और ऊपर में और बिरल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक बिरल माध्यम है, रेयर मीडियम हो गया, ये थोड़ा डेंस हो गया, ये और डेंस हो गया। ऑब्वियस सी बात है जब रात के समय जब सन की जब लाइट आएगी यहाँ पे, देखिए पहला मान लीजिए बिरल से गुजरा, अब फिर सघन में आएगा, फिर दिशा अपना नहीं चेंज कर लेगा ऐसे करके, फिर यहाँ ऐसे करके, मतलब इसी रात में हमको अगर यहाँ देखें तो तारे हमको क्या होगा टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो एग्जाम्पल बताए वो याद रखिएगा, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के क्या हैं एग्जाम्पल हैं। अब इसमें नेक्स्ट है प्रकाश का परिकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए इसमें सिंपल क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे जो है ना कुछ धूल कण हैं, उस धूल कण पे लाइट जो है पड़ने के बाद वो कई में बाँट में बट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं लाइट का परिकीर्ण या स्कैटरिंग ऑफ क्या लाइट। यहाँ देखिए कि जो
इसी के वजह से जो हमको आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। किसके वजह से? प्रकाश के प्रकीर्ण की वजह से। देखिए कुछ बातें इसमें लुफेन मच्छर दी गई है कि देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपल इसमें क्या कहता है कि किसी भी रंग का जो स्कैटरिंग होगा उसकी तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उस रंग का प्रकीर्ण सबसे अधिक होगा, तथा जिस रंग के प्रकाश का तरंग सबसे अधिक होता है उसका परिकर्ण क्या होगा? सबसे कम होगा। यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है का परिकर्ण सबसे अधिक, और लाल रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका परिकर्ण क्या होता है? सबसे कम होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी और आपको मैं एग्जाम्पल बता ही दिया, जैसे कि आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के परिकर्ण के कारण क्या? नीला दिखाई पड़ता है। उगते सूर्य और डूबते समय में परिकीर्ण के वजह से हमको ये लाल रंग क्या होता है? दिखाई पड़ता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ देखिए लिखा भी है, समुद्र का पानी भी परिकीर्ण के कारण हमको नीला दिखाई पड़ता है। ये भी ध्यान में आप याद रखिएगा। इसी में एक और टॉपिक है, इसका नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। देखिए सिंपल इसमें क्या होता है, जब लाइट को, श्वेत प्रकाश को क्या किया गया, जब एक प्रिज्म से गुजारा गया तो देखा गया 7 रंगों की पट्टी प्राप्त हुई। 7 रंगों की पट्टी में क्या हुआ जो बना, इसी को हम क्या बोले? डिस्पर्सन ऑफ लाइट या प्रकाश का विक्षेपण। देखिए 7 रंग कौन कौन सा? बैगनी, वैलेट, जामुनी, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नीला, ऑरेंज, लाल, रेड, ये प्राप्त होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर। याद रख लीजिएगा, विबग्योर, ठीक ना। तो नीचे से भी और अंतिम क्या यहाँ आर है, विबग्योर। तो इसका मतलब यहाँ देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें जानने की बात है कि देखिए ये आपका कौन सा बैगनी रंग है, ठीक ना। देखिए अगर यहाँ प्रिज्म नहीं होता ये लाइट फ्री चला जाता, लेकिन यहाँ प्रिज्म होने की वजह से लाइट का क्या हुआ? थोड़ा सा मुड़ा हुआ, रास्ता इसका थोड़ा चेंज हुआ। इसका मतलब देखिए क्या, कौन लाइट सबसे अधिक मुड़ी है? देखिए ये देखिए बैगनी सबसे ज़्यादा और ये लाल सबसे कम का एंगल बन रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि लाल प्रकाश रेड लाइट जो है ना सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। प्रत्येक रंग की किरणें अलग अलग पथों को दिखाता है। इसका ये पहली बार आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? प्राप्त किया था ये पट्टी। आप ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसी में हमको इंद्रधनुष या रेनबो पढ़ना है। देखिए रेनबो में सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, जब भी कभी बारिश होगी तो बारिश जब पड़ने के बाद जब सन निकलेगा, जब सूर्य निकलेगा तो सूर्य के जस्ट अपोजिट साइड हमेशा क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। देखिए होता क्या है, सिंपल सी बात है, जब मान लीजिए जब बारिश होगा तो इस तरह का क्या होगा? वर्षा की बूंद छोटे वायुमंडल में तैरेंगे। तो जब ये वर्षा की बूंद जब तैरेंगे तो अब देखिए जब सन की लाइट निकल गई, जब सन की लाइट जब यहाँ आएगी तो इस वर्षा के बूंद के होकर क्रॉस करेगी। अब देखिए ये जो वर्षा की जो बूंद है यहाँ कौन सा माध्यम? हवा है। लेकिन ये वर्षा का पानी ये कौन सा माध्यम चेंज हो गया ना। ऑब्वियस सी बात है, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे में जाएगी तो जिसका दिशा बदलेगा, दिशा बदल गया। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये जो वर्षा की बूंद है यहाँ पे ये प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या, ये 7 रंगों में बट जाएगी और जब यहाँ जाएगी तो यहाँ ये लाइट टकरा के परावर्तित होगी और फिर ये 7 रंगों में क्या हो जाएगी? बट जाएगी। देखिए फिर देखिए 7 रंगों में बट, यही हमको दिखाई पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कभी इंद्रधनुष होता है इसमें देखिए क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, इसमें प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। मतलब कि परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी हो रहा है। तीनों बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन क्या करता है? पूछता है। और ध्यान रखिएगा हमेशा इंद्रधनुष जो है ना सन के अपोजिट साइड में ही बनता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ क्वेश्चन देखिए और कभी कभी अगर डिटेल में पूछ ले, देखिए आपका जो ये जो रेनबो जो होता है ये भी होता है आपका 2 तरह का। क्या होता है? 2 तरह का। देखिए 2 तरह कैसे होता है इसमें कि इसमें देखिए लिखा हुआ है, एक है प्राथमिक या प्राइमरी रेनबो। देखिए जब बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य की किरणें 2 बार क्या हो जाए? रिफ्लेक्शन हो जाए और एक ही बार क्या हो? परावर्तन हो, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है? लाल रंग बाहर होगा और बैंगनी कहाँ होगा? अंदर होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। और द्वितीयक में क्या होगा? जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणें 2 बार अपवर्तन हो जाए और 2 बार परावर्तन हो जाए, ये द्वितीयक बनेगा। और इसमें बाहर की ओर बैंगनी होगा और अंदर की ओर क्या होगा? लाल होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन इस रेनबो में नहीं पूछेगा।
देखिए यहीं पे एक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, लाल हरा नीला रंग को प्राइमरी कलर बोलते हैं, पीला मेजेंटा और पीकॉक नीला को हम लोग द्वितीय रंग बोलते हैं। दो किसी प्राइमरी रंग को मिलाने से क्या होगा, हमको हमेशा द्वितीय रंग क्या होगा प्राप्त हो। यहाँ लिखा हुआ है लाल नीला मिलाइए मेजेंटा मिलेगा, हरा नीला में पीकॉक नीला मिलेगा, लाल हरा में पीला मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार ना पूछ चुका है। अब नेक्स्ट आइए, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। देखिए इसमें सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिंपल कि देखिए क्या होता है कि जब भी कभी किसी वायर में करंट अगर फ्लो होने का मतलब क्या है, करंट फ्लो होने का सिंपल सा मतलब ये है कि उसमें आवेश या चार्ज का फ्लो हो रहा है। चार्ज जब फ्लो होगा तो क्वेश्चन को टाइम लेगा, तो चार्ज अपॉन टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक ना। इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज अपॉन टाइम आर कॉल्ड विद्युत धारा। आवेश की प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यही आवेश चार्ज है, कुछ टाइम लेगा। और विद्युत धारा को मापने की इकाई को देखिए बुक में दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और आवेश को जो मापते हैं उसको हम लोग क्या मापते हैं, कूलाम से मापते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आवेश का जो चार्ज का जो मात्रा कूलाम होता है और करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर देखिए एक होता है आपका विभवांतर, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग मापते हैं वोल्ट मीटर से। किसको मापते हैं, वोल्ट से मापते हैं, ध्यान रखिएगा, वोल्ट से। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, मतलब विभवांतर को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर बोलते हैं। ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर देखिए इसमें जो अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए एक है ओम का नियम। इसने सिंपल कहा, इस मॉडल ने क्या कहा था, अगर किसी भी सर्किट में अगर हम वोल्ट बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, उसी रेशियो से बढ़ेगा। तो वोल्ट डायरेक्टली में क्या होता है, करंट होता है। यही से हमको V बराबर I इंटू R का जो है ना फार्मूला निकलता है, जहाँ V वोल्ट है, I करंट है और ये R क्या है, रेसिस्टेंस है। और ये प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार क्या कर चुका है, पूछ चुका है, आप ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसी भी चालक तार या कंडक्टर में जो रेसिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आइए देखिए मैं इसको बताता हूँ। देखिए किसी भी वायर में जो रेसिस्टेंस होगा, देखिए रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, मतलब कि जितना वायर लंबा होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों का टक्कर ज़्यादा होगा और रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर किसी वायर का एरिया बढ़ा देंगे रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, मतलब कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 1/A होता है। मतलब क्या हो गया, रेसिस्टेंस जो है लेंथ एरिया पर डिपेंड करता है और उस चालक तार का क्या नेचर है, किस प्रकृति के है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म होता है रो। क्या होता है, रो। देखिए ये देखिए अभी हम आपको क्या बताए कि रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और ये एरिया के उल्टा होता है। देखिए आर बराबर है तो आर इन ये क्या होगा, एल अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आर बराबर एक रो लाते हैं, एल अपॉन के आइए ए। ये क्या है, रो, यहीं पे लिखा हुआ है रो, कि यह एक अनुपातिक कांस्टेंट है जो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं इसी को, ठीक ना। और इसका ऐसा मतलब क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये भी पूछ सकता है, रो का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम मीटर होता है। और यह किसी पदार्थ का क्या है, गुण है। अब यहाँ देखिए कुछ को डेटा दिया हुआ है कि जो रो का वैल्यू किसका हो। देखिए सिल्वर का देखिए सबसे कम, कॉपर का थोड़ा सा ज़्यादा, एल्युमिनियम का थोड़ा सा ज़्यादा, और देखिए यहाँ कागज़ का सबसे क्या है, ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए मिश्र धातु का कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि रो का वैल्यू क्या क्या होता है, तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसमें बीपीएससी बार न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन पूछा था। देखिए जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस को या हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसको हम दो प्रकार से जोड़ते हैं। देखिए एक होता है फ्रेनी क्रम, उसको बोलते हैं फ्रीज में जोड़ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जोड़ दिए एक वायर लिए, इसी में जोड़ दिए पंखा जोड़ दिए, इसी लाइन में टीवी जोड़ दिए, इसी में मान लीजिए और अपना कुछ जो है ना एसी जोड़ दिए, इसी मान लीजिए अपना हम कूलर जोड़ दिए। मतलब क्या एक ही वायर में आपने सब कनेक्शन कर दिया, मतलब ये फ्रीज हो गया, फ्रेनी क्रम हो गया। तो अब देखिए किसी भी अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका रेसिस्टेंस तो होगा, तो इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना फ्लो हो रहा है इसको अगर मान लीजिए अगर तीन रेसिस्टेंस मान लीजिए, एक रेसिस्टेंस ये है, एक रेसिस्टेंस ए है, इसका भी कुछ रेसिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा, इसका भी कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। मान लीजिए इसका R1 है वैल्यू, इसका मान लेते हैं R2 है, इसका कितना है R3 है, इसका कितना मान लें R4 है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, जोड़ देना है सबको, R1 प्लस R2 प्लस R3
प्लस R4। ये आपका मान, ये बीपीएससी पूछा है। ऐसा करके सर्किट दे दिया, मतलब दिया क्या, एक सीरीज जो है ना श्रेणी क्रम में है, मतलब सीरीज में है, ठीक ना, एक कनेक्शन, और 3 उसमें रेसिस्टेंस दिया था R1 R2 R3। बोला इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। और एक जो है ना कनेक्शन हम लोग करते हैं पैरेलल में, किसमें करते हैं, पैरेलल में। देखिए जब भी कभी कनेक्शन पैरेलल में हो तो उसका देखिए फार्मूला आपको क्या जानना है, उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, 1/R1 जितना रेसिस्टेंस देगा यही आपको सॉल्व कर देना है। 1/R2 प्लस 1 क्या करना है, R3। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर 1 ओम 5 दिया है, एक दिया है 10 मान लेते हैं, और रेसिस्टेंस कितना दिया 15, तो क्या करना है आपको 1/5 कर लेना है, 1/10 कर लेना है, और 1 कितना करना है 15 कर देना है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका क्या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा। और यहाँ पे सबको इसमें क्या करना, आपको जोड़ देना है। ये क्वेश्चन बीपीएससी न्यूमेरिकल्स पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एनसीईआरटी का लगभग मैं 9-10 का मतलब इसमें फिजिक्स हो गया। अब कुछ लुसेंट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसी में आपको जोड़ के बता देता हूँ। हालांकि मैं पहले भी कुछ इस तरह से बताया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या एग्जाम में आएगा। देखिए पहला गामा किरणें का खोज किसने किया, बेकुरोल ने, ध्यान रखिएगा। एक्सरे का रोंजन ने, पराबैंगनी का रिटर ने, दृश्य किरणें का न्यूटन ने, अवरक्त इंफ्रारेड का हर्शेल ने, और लघु रेडियो तरंग का हेनरिक हर्ट्ज ने, और दीर्घ रेडियो का कितने, मार्कोनी ने। और देखिए कुछ यहाँ उपयोग है, इसका प्रयोग, ये आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके इसको आप याद ही कर लीजिए कि क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछता है कि इसका उपयोग किस में होता है, तो ये पूछेगा तो आपको इसका क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। आप ये ध्यान में रखिए। और क्वेश्चन अगर पूछ देगा कौन सी किरणें जो है ना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो आप ये सब जब याद रहेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। यहाँ देखिए एक तो ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो वेव होता है उसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। ये निर्वात या भूकंप में भी चल सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्स तरंग, इसको हम लोग ऐसा कहते हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बीपीएससी एक क्वेश्चन बार बार इस फार्मूला पे पूछता है। क्या करता है, सेल्सियस का मान दे देता है और बोलता है उसका वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो आप देखिए सिर्फ ये 2 संबंध याद रख लीजिएगा, ये कि C - 0/100 बराबर फ़ारेनहाइट -32/180 होता है। अगर मान लो C का मान पूछ देगा तो आप यहाँ C का मान पुट करके F का मान क्या कर लीजिए, निकाल लीजिएगा। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं जिसके C का मान जैसे मान लेते हैं 30 ले लिए, क्या ले लिए 30, माइनस क्या हो जाएगा 0 अपन कितना हो जाएगा 100। और आप इसको कहाँ चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में, तो ये सॉल्व कर दीजिएगा। 180 है, देखिए क्या ऊपर में 30 बच जाएगा, यहाँ नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा F माइनस कितना हो जाएगा 32/100 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए 0 कट जाएगा, फिर ये 0 भी कट जाएगा। देखिए इसको क्रॉसिंग कर दीजिए तो 18 गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या होगा F माइनस कितना हो जाएगा 32। इसको 18 दिया कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 18 तो 54 हो जाएगा, और यहाँ F माइनस कितना हो जाएगा 32। देखिए F का मान इधर जाके जुट जाएगा तो 54 प्लस कितना हो जाएगा 32, 7 और कितना होगा 84। देखिए इस तरह से आप जो ना चेंज करने देता है। आप इस तरह से एकदम इसको सिंपल याद रख लीजिए, ये 2 चीज़ यहाँ इसको एग्जाम में आता है। और देखिए ये भी डेटा याद रखिए, जल का जमना कितना सेल्सियस पे 0 पर, कितना फ़ारेनहाइट पर 32 पर, केल्विन पर इतना। आपको बताए थे 0 डिग्री सेल्सियस ही 373 केल्विन के क्या होता है, बराबर होता है। कमरे का समान ताप क्या होता है 70 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में ये होता है और केल्विन में ये वैल्यू होता है। शरीर का समान ताप कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फ़ारेनहाइट में इतना है और केल्विन में इतना है। और जल का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आप ये बात ध्यान, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए कभी कोई क्वेश्चन जो है ना एटॉमिक रिएक्टर से पूछ देता है। इसमें देखो जानना क्या क्या मेनली चीज़ है। पहली बार नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी लगाया था, ध्यान रखना है। इसमें जो है ना थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम का क्या होता है, यूज होता है। ध्यान रखना है कि इसमें भारी जल या D2O का प्रयोग किया जाता है या ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, क्या है, मंदक के रूप में। और विखंडन की श्रृंखला की अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या बोरॉन की छड़ें लगाई जाती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ देता है। और देखिए जो परमाणु बम जो है, एटम बम जो है, ये इसको नाभिकीय बम भी कहते हैं। और ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर होती है। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 238 का यूज करके जो है ना ये बनाया जाता है। बीपीएससी और क्वेश्चन पूछा था
कि जो प्रथम परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था ये किसका बना हुआ था? ये आपका प्लूटोनियम 239 का ही यूज करके इसने क्या किया था, बनाया था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से क्या कर देता है, पूछ देता है। एक होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और विखंडन में टूट जाते हैं, इसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सूर्य से जो ऊर्जा हमको मिलती है इसी नाभिकीय संलयन के वजह से हमको क्या होती है, मिलती है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा और इसको याद ही कर लीजिए। देखिए लिखा हुआ है हीलियम, और हीलियम का रिएक्शन होता है क्या, हाइड्रोजन का रिएक्शन होकर क्या बनता है, हीलियम बनता है। इसका एक परमाणु, इसका एक परमाणु, यहाँ दो बन गया, इसका देखिए ये ध्यान रखिएगा, यहाँ हाइड्रोजन मिलता है तो हीलियम बनता है। ये जो है ना आपका ऐसा चीज़ है यहाँ होता है। देखिए कौन कौन भाग लेगा, देखिए आपको बताया था हाइड्रोजन के 3 होते हैं आइसोटोप, उसमें ड्यूटेरियम ये और ट्रिटियम भाग लेता है और हीलियम क्या करता है, बनाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी देखिए इसमें और भी अलग जगह सब यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का दिया हुआ है, एवं मैं बोल देता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके बाद देख लीजिएगा। देखिए लेंथ का मीटर, समय का सेकंड, आयतन का घन मीटर, वेग का मीटर पर सेकंड, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल, टेम्परेचर का केल्विन, विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम, ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा, विद्युत आवेश का कूलॉम, विद्युत धारिता का फैराड, आवृत्ति का हर्ट्ज, परम ताप का केल्विन, गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम, ज्योतिष फ्लक्स का ल्यूमेन, तरंग की लंबाई का मीटर, संवेग आवेग का मीटर सेकेंड, विभवांतर का वोल्ट, खगोलीय दूरी का प्रकाश वर्ष, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर या मैक्सवेल, ज्योतिष तीव्रता का कैंडेला, वायुमंडल दाब का बार, चुंबकीय अपरण का गाउस, ये भी कोई पूछ सकता है, ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। फिर देखिए द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम, क्षेत्रफल का वर्ग किलोमीटर, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यूब, ध्यान रखिएगा। ये चाल का किलोमीटर प्रति सेकंड, तुरंत का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कार का न्यूटन मीटर या जूल, ये भी पूछ चुका है। शक्ति का जूल प्रति सेकंड या वॉट, ऊष्मा का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध रेसिस्टेंट का ओम, विद्युत विभव का वोल्ट, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल, ये भी पूछ चुका है। तरंगदैर्घ्य का एमस्टन, ये भी पूछ चुका है। समुद्र की गहराई को फैदम में मापते हैं, ये भी पूछ चुका है। चुंबकीय क्षेत्र को गास में मापते हैं। पराध्वनिक वही, अल्ट्रासोनिक वेव को मैक से, लेंस की क्षमता को डायफ्राम में मापते हैं, ये भी पूछ चुका है। लेंस की क्षमता को डायफ्राम में मापते हैं। पृष्ठीय तनाव को न्यूटन प्रति मीटर में मापते हैं। जड़त्व आघूर्ण को किलोग्राम वर्ग मीटर में मापते हैं। विस्कोसिटी को न्यूटन सेकेंड मीटर में मापते हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को न्यूटन प्रति कूलॉम में मापते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपको बता ही दिए, ये सब बता दिया हूँ मैं। चुंबकीय तीव्रता को टेस्ला में मापते हैं। तलीय कोण को रेडियन में मापते हैं और कोणीय वेग को रेडियन प्रति सेकंड में मापते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कुछ मापने वाली इकाई, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखिए मैं कुछ मैं बोलता हूँ। जैसे पहली बात देखिए यहाँ पे एल्टीमीटर को हम क्या करते हैं, विमानों की ऊंचाई मापने में यूज करते हैं। एनीमोमीटर को वायु की शक्ति और गति को मापने में करते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने में करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, हाँ ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि जो कार्डियोग्राम मनुष्य की हृदय गति को मापने में इसका यूज करते हैं, ये भी पूछ चुका है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अवरुद्ध करने वाला यंत्र है, देखिए बहुत कॉमन डिफरेंस है। फिर देखिए क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने का यूज करते हैं, ये पूछ सकता है। और देखिए अगला यहाँ पे आपका, हाँ ये देखिए डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज करता है, ये भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या करता है, ये भी विभवांतर आपका क्या करता है। देखिए इंडोस्कोप मानव शरीर के अंदर भाग वाले को देखने के लिए यूज करते हैं, ये भी पूछ सकता है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने करते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक ना। उसके बाद देखिए हाँ ये पूछा है हाइड्रोमीटर, बता दिया था मैं, आपेक्षिक घनत्व को मापने करता। और हाइग्रो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये आर्द्रता है, ये घनत्व है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोमीटर डेंसिटी मापता है और हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। ये आप बहुत ही कॉन्सेप्ट करके इसको सुन लीजिएगा, ठीक ना। आगे देखिए इसमें और है कि ये माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि तरंग को विद्युत में चेंज करता है। ओडोमीटर आपको बताइए दिया मैं, ये क्या करता है। फिर देखिए पेरिस्कोप क्या करता है, ये किसी वस्तुओं को देखने में काम करता है, ठीक ना। देखिए हाँ ये भी पूछ सकता है। पॉलीग्राफ क्या यूज करता है, झूठ को पता करने का यंत्र है। और पायरोमीटर क्या करता है, ये उच्च ताप मापने वाला क्या है, यंत्र है। देखिए ये भी पूछ चुका है। सिस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंपीय तीव्रता को मापता है। स्गोमेनोमीटर धमनियों में रुधिर को मापता है, ये भी पूछ सकता है। स्टेथोस्कोप बता दिया मैं, हृदय फेफड़े की आवाज़ को सुनने के इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और जो है इसमें जो क्वेश्चन को कुछ पूछ सकता है कि हाँ ये देखिए आप ये पूछ सकता है ट्रांसफार्मर
एसी विद्युत को वोल्टेज कम करने या अधिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछ सका है। और टेलेक्स भी एग्जाम में पूछ चुका है, ये क्या दो देशों के मध्य समाचार का फिर आदान प्रदान करने के इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन क्या खोजा। गति का नियम न्यूटन ने दिया था, दाब का नियम पास्कल ने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था और प्लवंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था, ये भी पूछ चुका है। अगला आइए, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसने दिया, जूल ने। प्रतिरोध का नियम भी दिया ओम ने, ये पूछ सका है। उसके बाद और देखिए क्वेश्चन जो हाँ यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया, फ्लेल ने दिया था, ये पूछ चुका है एक बार। फिर इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा आपका हाँ नाभिकीय विखंडन का अभिक्रिया इसने दिया था, ठीक ना। फिर देखिए डायोड बल्ब का खोज फ्लेमिंग ने, टॉयड बल्ब का ली डी फॉरेस्ट ने भी पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। फिर देखिए हाँ ये अंतिम में ध्यान रखिएगा, शीतलन का नियम भी किसने दिया है, न्यूटन ने दिया, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। हाँ ये डायनामोमीटर डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल ने किया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी देखिए और भी इसमें कुछ कुछ दिया है, अगर आपको देखना तो एक बार देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ वही गैलीलियो ने क्या क्या काम किया दे दिया है एक ही में। जैसे चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज किया, थॉम्सन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किया, इसमें सब दिया है, एक बार इसको देख सकते हैं। देखिए ये कई बार एग्जाम पूछ चुका है। देखिए रॉटजन ने क्या खोजा, एक्सरे केंद्र का आविष्कार किया था। आइंस्टाइन जर्मनी के थे, आपेक्षिकता का विशिष्ट और व्यापक सिद्धांत दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किया था 1921 में, इसी के लिए इनको नोबेल का प्राइज मिला था। भौतिक क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हेतु इनको क्या मिला था, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। और द्रव्यमान ऊर्जा E = mc² इन्होंने दिया था और फोटोन का भी खोज इसने ही किया था। एक और क्वेश्चन पूछ चुका है, हाइजेनबर्ग ये अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था और क्वांटम यांत्रिकी का निर्माण किया था, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। केपलर ग्रहों की गति दिया था सिद्धांत, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। ये हिमर परमाणु बम निर्माण किया था, ये भी पूछ चुका है एक बार, ठीक ना। और हे हाइड्रोजन बम टेलर, ये भी पूछ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपने एक बार देख लीजिएगा किसने क्या दिया, इससे क्वेश्चन एकदम क्या करता है, पूछ लेता है। इस प्रकार देखा जाए तो मैंने पूरा फिजिक्स आपको ख़त्म कर दिया। लगभग ये 1 घंटे से लेके 25 मिनट तक का वीडियो है। एनसीईआरटी लूसेंट का जो भी फैक्ट था, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट था, वो मैं सारे डिस्कस कर दिया। आपसे सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को पहले सिंपल स्पीड में देखिए, फिर दोबारा स्पीड बढ़ा के, फिर एक बार स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। इससे एक भी बार क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आएगा, मैं सारे बता दिया। हाँ मैं माफ़ी चाहूँगा, इसका मैं आपको नोट्स नहीं दे पाया, क्योंकि नोट्स में पहले बताया नोट्स कहीं और है। मैं कोशिश करूँगा नोट्स आ जाए 2, 4, 5, 10 दिन में तो मैं आपको डाल दूँगा। लेकिन मेरा सलाह यही है कि आप इसका अभी जो है ना वीडियो ही 3-4 बार देख के इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए मैं बहुत ही शॉर्ट में केमिस्ट्री का वीडियो बनाया हूँ तो मुश्किल से 1 घंटे 20 मिनट का है। उसको क्या लगता है 1 घंटे 20 मिनट देखने में, कभी बैठ के स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। फिजिक्स का भी मैं उतने घंटे वीडियो बना दिया इसमें, वो भी सबसे बड़ी बात कि एनसीईआरटी और मैं लूसेंट दोनों को कवर कर लिया और सारे मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट को मैंने कवर किया। और बायोलॉजी का भी नेक्स्ट वीडियो मैं यही करूँगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो भी 1 से 1.5 घंटे में पूरा कर दूँगा। और लगभग आपका 4 घंटे में पूरा फिजिक्स मतलब पूरा साइंस एनसीईआरटी का लूसेंट का आपका कवर हो जाएगा। और आपको यहाँ से लगभग डायरेक्टली 25 से 30 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको वीडियो को बार देखिएगा। और मैं दूसरा भी सब्जेक्ट पर काम कर रहा हूँ, वो भी वीडियो आएगा, तब तक आप इसी तरह पढ़ते चलिए। जहाँ तक हमसे हो रहा है हेल्प, मैं आप लोग का हेल्प कर रहा हूँ, ठीक ना। और एक दिन मैं कोशिश करता हूँ एक टेस्ट पेपर आप लोग के लिए बनाया जाएगा, टेस्ट पर बना टेस्ट ले लूँगा ताकि उसमें आप अपना लेवल क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब मेरा सलाह यही कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, आप सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज बांटिए, छोटे छोटे टुकड़ों में करके टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको आज ये ख़त्म कर लेना है, आज वो ख़त्म कर लेना है। और ध्यान रखिए जो भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, हिस्ट्री का हो या आधुनिक बिहार का इतिहास हो या करंट अफेयर्स का हो या इकोनॉमिक सर्वे का हो, आप लोग सर्वे का वीडियो ज़रूर देखिए मेरा, क्योंकि सर्वे से समझिए कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो वहीं डायरेक्ट आएगा। लिंक में सब मैं डाल दिया हूँ, और नहीं लिंक है तो आप जाके हमारा फ्रा प्लेलिस्ट देखिए, तो सब वीडियो में डाल दिया हूँ। आप जो हमारे वीडियो का यूज कीजिए रिवीजन के पर्पज़ से। आप जहाँ भी पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं वो ठीक है, लेकिन अब जो है हमारे वीडियो का यूज करके जो है ना आप जो है ना बहुत अधिक मात्रा में रिवाइज कर सकते हैं कम समय में। इसलिए मेरा सलाह है कि आप मेरे वीडियो का यूज रिवीजन के लिए कीजिए। और भी मैं शॉर्ट वीडियो डाल के आपके सारे चीज़ का रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।